पूर्णिमा की रात थी। एक नदी के ऊपर बने एक सुनसान से पुल पर बैठकर 4 दोस्त राहुल, सतनाम, सुधीर और नरेश पार्टी कर रहे थे और रात को बह रही ताज़ी हवा खा रहे थे। हर ओर चांदनी बिखरी हुई थी। नदी का पानी पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था, मानो किसी ने उसे बर्फ की तरह जमा दिया हो। पूरे पुल पर उन 4 दोस्तों को छोड़कर और कोई भी नजर नहीं आ रहा था, मानो हर कोई उस पुल पर आने से डरता हो। एक जानलेवा और खौफनाक सन्नाटा हर ओर पसरा हुआ था, जो कि किसी के भी दिल को उछालकर मुंह में ला दे। वाइन का एक पैग लगाते हुए राहुल बोला, यार, ऐसी डरावनी रात में तो कोई भूतिया कहानी सुनने का मजा ही आ जाएगा। सब दोस्तों ने इस बात पर सहमति जताई। तभी नरेश बोला, मैं एक खौफनाक घटना सुनाता हूँ। इतना कहकर नरेश ने अपनी भूतिया कहानी सुनानी शुरू कर दी। विजय एक टैक्सी ड्राइवर था। वो गांव और शहर के बीच में अक्सर चक्कर लगाता था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। शाम का वक्त था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे आज अमावस्या की रात हो। कहीं पर भी प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। विजय अपने गांव से टैक्सी लेकर सड़क पर कोई यात्री की तलाश में चले जा रहा था, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। विजय ने सड़क के एक किनारे अपनी टैक्सी रोक दी और किसी यात्री का इंतजार करने लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रहा था। उसका काला चेहरा, डरावनी लाल आंखें, बड़ी बड़ी ठाड़ी मूंछ थी जो किसी को भी डरा दे। वो आकर सीधा ही विजय की टैक्सी की खिड़की खोलकर पीछे की सीट पर बैठ गया। विजय थोड़ा सा हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा, चचा, कहाँ जाना है आपको? वो बूढ़ा सामने लगे शीशे में विजय को ही घूरे जा रहा था और कुछ नहीं बोला। विजय मन में बोला, कितना बोरिंग आदमी है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तभी वो बूढ़ा शीशे में उसे घूरते हुए बोला, जहां उतरना होगा वहां पर बता दूंगा, अब चलो। वो इतनी भयानक आवाज में बोला कि विजय डर गया और चुपचाप टैक्सी चलाने लगा। वो बूढ़ा शीशे में से अभी भी विजय को घूर रहा था। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था और ना ही पलकें झपका रहा था, जैसे कोई मुर्दा लाश बैठी हो। विजय डर गया और बोला, चचा, आज तो मौसम काफी खराब है, लगता है बारिश तो हर हाल में होकर रहेगी। लेकिन उस बूढ़े ने विजय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे बस घूरे जा रहा था। विजय ने फिर से पूछा, चचा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये सुनकर वो बूढ़ा हंसने लगा। ये देखकर विजय डर गया। वो बूढ़ा बोला, मुझे भला क्या होगा, लेकिन तुमने अमावस्या की रात जहां आकर गलती कर दी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ये सुनकर विजय थरथर कांपने लगा और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ा फिर बोल पड़ा, यहीं गाड़ी रोको। डर के मारे विजय ने अचानक से ब्रेक लगा दिए और गाड़ी वहीं जाम होकर रह गई। विजय ने आसपास नजर दौड़ाई। एक घना जंगल चारों ओर था। कोई घर, कोई गांव वहां पर नजर नहीं आ रहा था। विजय हैरान रह गया कि इस सुनसान इलाके में ये बूढ़ा जाएगा कहां। तभी विजय ने डरते हुए कहा, चचा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, मैं आपको शहर तक छोड़ दूंगा। इस सुनसान जगह उतरना ठीक नहीं, ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी है। लेकिन वो बूढ़ा टैक्सी से उतरते हुए बोला, मुझे यहीं पर उतरना है। इतना कहकर वो बूढ़ा जंगल की ओर कदम बढ़ाने लगा। तभी विजय पीछे से बोला, अरे ओ चचा, पैसे तो देकर जाओ। ये सुनकर वो बूढ़ा वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर विजय के पास आया और बोला, तुम्हें मालूम नहीं कि पीछे से किसी को आवाज नहीं देते? तुम्हें पैसे चाहिए ना? रुको, अभी देता हूं तुम्हें पैसे। इतना कहकर उस बूढ़े ने एक 500 का नोट निकाला और विजय के हाथ में थमा दिया। विजय बोला, लेकिन चचा, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बूढ़े एक न सुनी और जंगल की ओर जाने लगा। विजय अपने आप से बोला, बड़ा अजीब आदमी है। तभी विजय ने उसके पैरों की ओर नजर दौड़ाई और उसकी एक भयानक चीख निकल गई। उसके पैर उल्टे थे और खून से लथपथ थे। वो बूढ़ा पीछे मुड़ा और हंसते हुए बोला, तो तुमने देख ही लिया। इतना कहकर वो बूढ़ा तेजी से विजय की ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बूढ़ा इस पर झपट पड़ा। विजय बेहोश हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह विजय की नींद खुली। वो अस्पताल में एक बिस्तर पर लेटा पड़ा था। उसके बगल में ही किसी व्यक्ति का शायद ऑपरेशन किया जा रहा था। विजय तेजी से खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर देखा तो हॉस्पिटल पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। कहीं पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। विजय ने फिर से उस कमरे की ओर नजर दौड़ाई और कमरे के ऊपर लगे बोर्ड को देखकर दंग रह गया। ऊपर लिखा था, पोस्टमार्टम रूम। विजय तेजी से उस कमरे के अंदर गया।
बिस्तर पर एक लाश पड़ी थी जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था। वो धीरे धीरे उस लाश के पास गया और दंग रह गया। वो थर थर कांपने लगा, शरीर सुन्न हो गया, लकवा मार गया और उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया क्योंकि वो लाश उसी की थी। राहुल बोला, नरेश बाबू, तुम्हारी कहानी में वो दम नहीं है। ऐसी कहानियां तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। कोई और डरावना किस्सा सुनाओ। सुधीर बोला, हाँ यार, ये कहानी उतनी डरावनी नहीं है। तभी सतनाम बोला, ओ पाजी, मैं सनोना है, एक तकड़ी जी कहानी। इतना कहकर सतनाम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। सतनाम बोला, मनोहर एक कॉलेज का विद्यार्थी था। वो अपनी बाइक से कॉलेज जाता और वापस आता था। जाते वक्त उसे जंगल के एक सुनसान से रास्ते से गुजरना पड़ता था जो पूरी तरह से सुनसान रहता था। आते वक्त मनोहर को रात हो जाती थी। इसी तरह वो एक रात अपनी बाइक से चला आ रहा था। तभी एक बाइक उसे ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। वो बाइक कोई आदमी चला रहा था और उसके पीछे एक महिला बैठी थी जो शायद उसकी पत्नी थी, जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसका पल्लू नीचे लटक रहा था जो किसी भी वक्त पहिए के बीच आ सकता था। मनोहर ये देखकर डर गया और उसने अपने बाइक की गति तेज कर दी और दूसरी बाइक के बराबर ले गया। पीछे बैठी महिला बहुत ही डरावनी लग रही थी। रात के खौफनाक अंधेरे में वो ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई डायन बैठी हो। मनोहर ने उस बाइक वाले से कहा, हेलो भाई, बाइक रोको। सुन रहे हो क्या? बाइक रोको। उस आदमी ने अचानक से ब्रेक लगा दिए और मनोहर की ओर घूरने लगा। मनोहर ने डरी दबी आवाज में कहा, भाई, मैडम जी से कहिए कि पल्लू ऊपर कर ली, नहीं तो ये टायर में आ जाएगा। मनोहर की बात सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया और बोला, भाई, लगता है तुम पागल हो गए हो। मैं तो अकेला जा रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। ये सुनकर मनोहर डर गया और बाइक के पीछे नजर दौड़ाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो आदमी वहां से तेजी से चला गया। मनोहर वहां खड़ा कुछ देर सोचता रहा कि क्या ये उसका वहम था या फिर कुछ और। लेकिन मनोहर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने घर चला गया। इसी तरह कई दिन बीते। एक दिन मनोहर बाइक लेकर उसे रास्ते से होते हुए घर आ रहा था। उसे काफी रात हो गई थी। तभी मनोहर एक बाइक वाले को ओवरटेक करके आगे निकल गया। तभी वो बाइक वाला फिर से मनोहर के बराबर आया और चिल्ला उठा, अरे भाई, जल्दी से बाइक रोको। मनोहर ने वहीं पर बाइक के ब्रेक लगा दिए और हैरानी से उस आदमी की ओर देखा। वो आदमी बोला, मैडम जी से कहिए कि पल्लू ऊपर उठा लें। ये सुनकर मनोहर के पसीने छूट गए। वो दंग रह गया। उसने डरते हुए अपनी नजर पीछे दौड़ाई। एक महिला लाल साड़ी में उसके पीछे बैठी थी और अपना हाथ मनोहर के कंधे पर रख रखा था। वो महिला तेजी से मनोहर पर झपट पड़ी। वो आदमी भी अचानक से गायब हो गया। मनोहर सड़क पर औंधे मुंह गिर गया, जैसे उसमें प्राण ही न हो, और पास खड़ी वो डायन जोर जोर से हंस रही थी। राहुल, वाह पाजी, तुसी की कहानी सुनाई है, मन गए थोनू। सुधीर, हाँ यार, वाकई डरावना किस्सा था, मैं तो सच में डर गया। तभी नरेश ने आसमान की ओर देखा और फिर अपनी घड़ी में नजर दौड़ाते हुए बोला, रात के 2 बज चुके हैं, अब हमें भी घर चलना चाहिए। और वैसे इस पुल के बारे में तो तुम सब जानते ही हो। सुधीर, हाँ यार, कहते हैं इस पुल से कूदकर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। रात को तो बड़े बड़े सिकंदर भी जहां आने से डरते हैं। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा जहां भटकती है। राहुल, अरे यार, ये सब फालतू की बकवास है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। इतना कहकर राहुल ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नीचे पानी की ओर देखते हुए बोला, अरे वो पानी की भूतनी, मैं तुझसे नहीं डरता। तू मेरे सामने तो आ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मैं किसी भूतनी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। राहुल जोर जोर से चिल्ला रहा था।